चलिए तो बच्चा लोग आज की क्लास स्टार्ट करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 9 दैट इज प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड। देखो यार, दो प्रकार की प्रॉब्लम है, दो प्रकार की समस्याएं हैं। कौन कौन सी? एक है डेफिशिएंट डिमांड यानी कि डिमांड की कमी, दूसरा है एक्सेस डिमांड यानी कि डिमांड का ज्यादा होना। ठीक है, अच्छा बच्चा, डिमांड कम किससे होगी, डिमांड ज्यादा किससे होगी? ज्यादा या कम होती है सप्लाई से। ठीक है, तो जब एग्रीगेट डिमांड कम होगी एग्रीगेट सप्लाई से, डेफिशिएंट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होगी एग्रीगेट सप्लाई से, तो एक्सेस डिमांड। ठीक है बच्चा लोग, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा। देखो यार, इससे पहले हम दो चैप्टर पढ़ चुके हैं, एक शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट, दूसरा एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। तो यार वो चैप्टर ना एक बार रिवाइज जरूर कर लेना। ठीक है, इस चैप्टर में वरना मजा नहीं आएगा। ठीक, तो पहले उन चैप्टर्स को रिवाइज जरूर करना। चलो आओ और जरा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ स्टार्ट करें। देखो, दो सिचुएशन है आपके पास, एक है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, दूसरी है अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। देखो यार, दोनों ही सिचुएशन किसकी है? इक्विलिब्रियम की। अब मुझे ये बताओ, क्या आप लोगों को इक्विलिब्रियम सिचुएशन याद है? इक्विलिब्रियम सिचुएशन अभी तो पढ़ा था, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। तो शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम में इक्विलिब्रियम की दो सिचुएशन पढ़ी थी। कौन कौन सी? एक पढ़ी थी एएस इक्वल्स टू एडी अप्रोच, ठीक है, दूसरी पढ़ी थी एस इक्वल्स टू आई अप्रोच। ठीक है, तो जब भी मैं पूछूं कि भैया क्या इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है, अगर इक्विलिब्रियम में है तो एएस इक्वल्स टू एडी होगा, एस इक्वल्स टू आई होगा। ठीक है, दोनों इक्विलिब्रियम है। अब क्या क्या है वो सुनो। एक है फुल एम्प्लॉयमेंट, हिंदी में क्या बोलेंगे? पूर्ण रोजगार। पहले फुल एम्प्लॉयमेंट को समझो। फुल, पूरा, एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार। देखो यार, जितने लोगों को काम की जरूरत है उतने लोगों के पास काम मौजूद है या उतने लोग काम कर रहे हैं, ये आपकी सिचुएशन फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन। क्या मैं यहां कह सकता हूं कि सप्लाई ऑफ लेबर इक्वल्स टू डिमांड ऑफ लेबर होगा? बिल्कुल होगा। जितने लोग लेबर की जरूरत है उतने लेबर काम कर रहे हैं। कौन सी सिचुएशन है? फुल एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, इसी को यहां समझो। मान लो ये एक मशीन है। क्या है ये? ये है एक मशीन जिस पर लेबर की आवश्यकता है, लेबर की जरूरत है 100। ठीक, और 100 के 100 लोग काम कर रहे हैं। काम कितना कर रहे हैं? 100 के 100 लोग। कैसा होगा? आप कहोगे सर बहुत बढ़िया होगा, मशीन पे 100 लोगों की जरूरत है, 100 लोग काम कर रहे हैं, ये है फुल एम्प्लॉयमेंट। अब अगर मैं आपसे पूछूं, क्या इस मशीन क्या हमारे रिसोर्सेस का फुल यूटिलाइजेशन हो रहा है? आप कहोगे बिल्कुल सर, ऑब्वियसली हो रहा है। जितने लोग लेबर की जरूरत है उतने काम कर तो रहे हैं, तो मशीन का क्या हो रहा है? फुल यूटिलाइजेशन। तो हम कह सकते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन में रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज्ड होते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। एक और चीज यार, क्या मैं यहां कह सकता हूं कि भैया यहां पर फुल एम्प्लॉयमेंट होता है? क्या होता है? फुल एम्प्लॉयमेंट। तो मैं ये भी कह सकता हूं नो अनएम्प्लॉयमेंट। क्या इकोनॉमी के अंदर कोई भी बेरोजगार होगा? कोई भी बेरोजगार होगा? नहीं होगा। तो मैंने लिख दिया भाई नो अनएम्प्लॉयमेंट, कोई बेरोजगारी नहीं, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन है। ठीक, एक चीज और लिखूंगा वो और समझ लो। मैंने लिखा नो एक्सेस कैपेसिटी। अब ये पॉइंट आ गया एक अच्छा, नो एक्सेस कैपेसिटी। ये बताओ एक्सेस कैपेसिटी याद है क्या? एग्रीगेट डिमांड वाले चैप्टर में पढ़ाया था। सुनो, एक्सेस कैपेसिटी का मतलब ये था कि भैया इकोनॉमी के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है। एक्सेस कैपेसिटी, ध्यान से सुनना, कुछ लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट मौजूद नहीं है। अगर उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाए तो वो भी डिमांड करने लगेंगे। यह है एक्सेस कैपेसिटी। भैया कैपेसिटी है कि कुछ लोग और डिमांड कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं है, इनकम नहीं है, इसलिए नहीं कर रहे हैं डिमांड। वो है एक्सेस कैपेसिटी। क्या यहां पर एक्सेस कैपेसिटी होगी? भैया नहीं होगी, क्योंकि जितने लोगों को जरूरत है काम की वो सब लोग काम कर रहे हैं, तो इससे ज्यादा डिमांड पॉसिबल नहीं हो। बात समझे या नहीं समझे? बहुत कुछ पढ़ा दिया मैंने आपको, ध्यान से सुनो। फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन वो सिचुएशन होती है जहां पर जितने लोगों की काम की जरूरत है उतने लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज
भैया रिसोर्सेस फुली यूटिलाइज होते हैं। तीसरी चीज, कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होता है। चौथी चीज, कोई भी एक्सेस कैपेसिटी मौजूद नहीं होती। ठीक, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया मैंने आपको। क्या पढ़ा दिया? मैंने पढ़ा दिया फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अब जरा इक्विलिब्रियम पर आओ। ठीक है, डेफिनेशन मेरे साथ साथ याद करते हुए चलोगे। ठीक है, सुनो, फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम सिचुएशन वो सिचुएशन होती है जहां पर AS इक्वल्स टू AD होता है, S इक्वल्स टू I होता है, विथ रिसोर्सेस का फुली यूटिलाइजेशन होता है। इकोनॉमी के अंदर कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होता है, ना ही कोई एक्सेस कैपेसिटी मौजूद होती है। क्लियर है? अभी डेटा आउट भी करवाऊंगा, बिल्कुल टेंशन मत लो। ठीक, चलो यहां पर आओ, यहां पर आ जाओ। अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम अब कैसा है? अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब कि भैया जरूरत तो है, मशीन बना देता हूं, है ना। ये लो मशीन, ठीक है भाई, पुरानी मशीन है हमारे पास। ये लो, जरूरत कितनी थी यहां पर? जरूरत लेबर की कितनी थी? 100 की। ठीक है, लेकिन काम कितने लोग कर रहे हैं? काम कर रहे हैं सिर्फ 80 लोग। ठीक, काम कितने कर रहे हैं? सिर्फ 80 लोग। अब मुझे बताओ कौन सी सिचुएशन है? अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ये बताओ, क्या मशीन फुली यूटिलाइज हो रही है? भैया मशीन फुली यूटिलाइज नहीं हो रही है, क्योंकि 100 लोगों को काम करना चाहिए, सिर्फ 80 ही कर रहे हैं। मशीन थोड़ी फुली यूटिलाइज हो रही है, फुल कैपेसिटी थोड़ी दे रही है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, क्या इकोनॉमी के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट होगा, यानी कि जीरो अनएम्प्लॉयमेंट होगा? भैया नहीं होगा यार, है ना। यहां पर अनएम्प्लॉयमेंट मौजूद होगा। कुछ लोग ऐसे होंगे जो लोग बेरोजगार होंगे, और बेरोजगार होंगे तो भैया यहां पर एक्सेस कैपेसिटी भी मौजूद होगी। क्या मौजूद होगी? एक्सेस कैपेसिटी, यानी कि कुछ लोग अभी डिमांड नहीं कर रहे हैं, इनको रोजगार मिल जाए, इनके पास इनकम आ जाए, तो ये भी डिमांड करने लगेंगे। आप कहोगे सर एक बार पूरी डेफिनेशन हो जाए, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन हो जाए पूरी। सुनो, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन है जहां पर AS इक्वल्स टू AD है, S इक्वल्स टू I है, विथ यहां पर रिसोर्सेस नॉट फुली यूटिलाइज्ड, देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी एंड एक्सेस कैपेसिटी इन द इकोनॉमी। ये तो थी मेरी टूटी फूटी लैंग्वेज। आप बुक की लैंग्वेज आओ जरा। ये देखो भाई, नजर आ रहा है ना? प्रॉपर विजिबल है ना बच्चों को? हाँ भाई, प्रॉपर विजिबल है। चलो आओ। सो पहले है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ठीक है, चलो। सो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम रिफर्स टू दैट सिचुएशन इन द इकोनॉमी, AS इक्वल्स टू AD होगा, S इक्वल्स टू I होगा, अलोंग विथ फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। बोला था ना, फुल यूटिलाइजेशन, नो एक्सेस कैपेसिटी मौजूद होगी, नो अनएम्प्लॉयमेंट मौजूद होगा। आ गई सारी बातें? आ गई ना सारी बातें? देख लो। चलो, ऐसे ही अंडर एम्प्लॉयमेंट आओ। इक्विलिब्रियम है तो भैया AS इक्वल्स टू AD होगा, S इक्वल्स टू I होगा, बट विदाउट फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यहां फुल यूटिलाइजेशन नहीं होगा। देयर इज अनयूटिलाइज्ड कैपेसिटी, यहां मौजूद होगी अनयूटिलाइज्ड। यहां पर था नो एक्सेस कैपेसिटी, यहां पर होगी अनयूटिलाइज्ड। ठीक है, ये लिखा है, एक्सेस कैपेसिटी होगी और अनएम्प्लॉयमेंट भी होगा। भले ही इक्विलिब्रियम क्यों नहीं है, बट फिर भी यहां पर बेरोजगारी मौजूद है। ठीक, दो सिचुएशन समझ गए? ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे चल के आप एक्सेस डिमांड समझोगे, डेफिसिट डिमांड समझोगे, तो फुल एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट वहां काम आएंगे। ध्यान से समझ लेना। ठीक, चलो अब आगे आओ। कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं, सिंपल सी आसान सी बातें हैं। देखो दो है यार, एक है वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, एक है इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। आप कहोगे सर ये तो ऐसा लग रहा है जैसे सोशल साइंस पढ़ा रहे हो आप, सोशल साइंस में शायद पहले पढ़ भी रखा हो। आओ जरा, बेरोजगारी के दो टाइप, एक वॉलेंट्री। वॉलेंट्री का मतलब अपनी इच्छा से, लिख देता हूं मैं, अपनी इच्छा से, मेरी हिंदी तो वैसी और अच्छी है। और इनवॉलेंट्री बिना इच्छा के, बिना इच्छा के। अब जरा ध्यान से सुनना इन चीजों को। ठीक, मैंने कहा अपनी इच्छा से बेरोजगार है, बिना इच्छा के बेरोजगार है। सुनना, अपने मन से और बिना मन से। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं वॉलेंट्री। वॉलेंट्री का मतलब तुम अपनी मर्जी से बेरोजगार हो, तुम अपनी इच्छा से बेरोजगार हो। मतलब भैया इकोनॉमी के अंदर काम तो मौजूद है, इकोनॉमी के अंदर काम तो मौजूद है, लेकिन आप काम नहीं कर रहे हो। यह है वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। इन्हें हम बोल सकते हैं नालायक। क्या बोल सकते हैं इन्हें हम लोग? नालायक। क्यों बोला भैया नालायक?
क्योंकि इकोनॉमी के अंदर काम मौजूद है, तुम खुद बेरोजगार बैठे हो, तुम काम नहीं कर रहे हो, दैट इज वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इनवॉलंटरी में आओ। इनवॉलंटरी, इनवॉलंटरी का मतलब बिना किसी इच्छा के तुम बेरोजगार हो यार, तुम्हारा तो मन है काम करने का, लेकिन इकोनॉमी के अंदर काम मौजूद नहीं है। यार देखो, तुम तो काम करना चाहते हो, तुम तो चाह रहे हो कि यार मेरे पास पैसा है, मेरे को रोजगार मिले, लेकिन इकोनॉमी के अंदर काम मौजूद नहीं है, दैट इज इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयड। आओ जरा इन्हें भी रीड आउट कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले वॉलंटरी, नालायक वाले अपनी इच्छा से बेरोजगार हैं। ठीक है, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट रिफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन पीपल चूज टू रिमेन अनएम्प्लॉयड। भाई लोग खुद चाह रहे हैं कि हम बेरोजगार रहें, इवन व्हेन जॉब्स आर अवेलेबल, जबकि यार जॉब्स तो अवेलेबल है, तुम खुद अपनी इच्छा से बेरोजगार हो, तुम खुद काम करना नहीं चाह रहे हो। लिख लो यहां नालायक लिख लो। ठीक है, सेकंड आओ इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। इनवॉलंटरी का मतलब ये लोग काम करना चाह रहे हैं, ये थोड़े ठीक ठाक लोग हैं, लेकिन इनको काम नहीं मिल रहा है। ठीक है, रिफर्स टू द सिचुएशन सम पीपल आर नॉट गेटिंग वर्क, कुछ लोगों को काम नहीं मिलता, इवन व्हेन दे आर विलिंग टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट, जबकि वो एग्जिस्टिंग वेज रेट पे काम करना चाहते हैं, लेकिन काम नहीं मिल रहा है। कौन से हैं? इनवॉलंटरी। अब बात ये है कि भैया कि अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर, बेरोजगारों के अंदर कौन से बेरोजगार आते हैं? वॉलंटरी आते हैं या इनवॉलंटरी आते हैं? अब तो आप समझ गए होंगे कि सर ये तो नालायक है, ये तो काम करना ही नहीं चाहते, तो इनको बेरोजगार क्यों कहें हम? ना भाई, इनको बेरोजगार मत कहो। बेरोजगार सिर्फ उन्हीं को कहेंगे जो काम तो करना चाहते हैं, लेकिन काम नहीं मिल रहा उनके पास। यानी कि जब भी आप अनएम्प्लॉयमेंट की बात करोगे तो सिर्फ और सिर्फ कौन से आएंगे? इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, ये वाले नहीं आएंगे। ठीक है, बात समझ गए ना? एक एक बात ध्यान से पढ़ते हुए चलना, आगे जितने भी कॉन्सेप्ट्स आएंगे ना नेक्स्ट क्लासेस में बहुत आराम से क्लियर होंगे। चलो आगे बढ़ो। अनएम्प्लॉयमेंट के और टाइप्स देख लो। देखो, अभी है फुल एम्प्लॉयमेंट, यार पढ़ चुके हैं फुल एम्प्लॉयमेंट तो, है ना, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा है नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये बात जरा ध्यान से सुनना। सबसे पहले फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट पूर्ण रोजगार, सप्लाई ऑफ लेबर इक्वल्स टू डिमांड ऑफ लेबर, जितने लोगों की जरूरत है उतने लोग काम कर रहे हैं, दैट इज फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक, अब बात यह है कि भैया सोच के देखना, भैया तो मैं हूं, आप तो बालक हो, बालक हो, जरा सोच के देखो, क्या इकोनॉमी के अंदर हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट मौजूद होता है? सर फुल एम्प्लॉयमेंट तो नहीं होता है ना, नहीं होता यार, कभी नहीं होता यार। हमेशा इकोनॉमी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम चाहे तो कर तो सकते हैं, लेकिन भैया मक्कार है, नालायक है, काम करना ही नहीं चाहते हैं। यानी कि कुछ वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट मौजूद होता है इकोनॉमी के अंदर। ठीक, तो एक बात ये भी ध्यान रखना कि फुल एम्प्लॉयमेंट का ये मतलब कतई नहीं होता कि इकोनॉमी के अंदर जीरो अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, मैंने कहा भाई इकोनॉमी के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट मौजूद है, इसका मतलब यह है कि जो लोग काम करना चाहते हैं उनके पास काम मौजूद है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि इकोनॉमी के अंदर जीरो अनएम्प्लॉयमेंट है, तो आप कहोगे नहीं सर आप गलत हो। बात समझ गए? जीरो अनएम्प्लॉयमेंट कभी मौजूद नहीं होता, कुछ ना कुछ लोग तो ऐसे पाए ही जाते हैं जो काम नहीं करते। ठीक, यानी कि कुछ ना कुछ नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी के अंदर मौजूद होता है। अब जरा नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट को समझो, ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो, नेचुरल बोले तो प्राकृतिक, अनएम्प्लॉयमेंट बोले तो बेरोजगार, प्राकृतिक रूप से बेरोजगार। सुनना, ध्यान से सुनना। देखो, कुछ लोग ऐसे होते हैं इकोनॉमी के अंदर, हमेशा ही ऐसे पाए जाते हैं जो लोग बेरोजगार होते हैं या फिर कुछ समय के लिए बेरोजगार होते हैं, उसे बोलते हैं नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। अब कहोगे सर कैसे होते हैं, वो सुनो। देखो यार, मान लो मैं पहले एक पियोनी की जॉब करता था। ठीक, पियोनी की जॉब मैंने छोड़ी और मैं यार क्लर्क की जॉब अपॉइंट कर ली। पियोनी की छोड़ी, क्लर्क की जॉब पकड़ी। जब एक जॉब से दूसरी जॉब की तरफ शिफ्ट हुआ तो कुछ समय के लिए बेरोजगार हुआ बेरोजगार, दैट इज नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। कुछ समय के लिए आप बेरोजगार हो। नॉर्मली इकोनॉमी के अंदर बहुत लोग ऐसे होते हैं। ठीक है, मान लो फैक्ट्री में काम करते थे, ठीक ठाक काम चल रहा था, एक समय आया रॉ मटेरियल खत्म हो गया, हम लोग 3 से 4 दिन के लिए बेरोजगार हो गए। अगेन क्या है? नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इसके बाद एक दिन भैया अच्छा खासा काम चल रहा था,
मशीन खराब हो गई, कुछ समय के लिए आप बेरोजगार हुए, क्या है, नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो इकोनॉमी के अंदर एक मिनिमम, एक बेसिक अनएम्प्लॉयमेंट हमेशा ही मौजूद होता है, जिसे हम बोलते हैं नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट आपका दो टाइप का होता है, एक होता है स्ट्रक्चरल, दूसरा होता है फ्रिक्शनल। ठीक है, अब ये दोनों भी हम लोग एकदम डिटेल में पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे कि ये दोनों भी क्या है, बट उससे पहले ये समझ लो फुल एम्प्लॉयमेंट और नेचुरल। देखो, और एक सिचुएशन और बताई थी जीरो अनएम्प्लॉयमेंट वाली, वो भी समझ लो। देखो, तो आओ जरा, फुल एम्प्लॉयमेंट कौन सी सिचुएशन होती है, ऑल दोज हु आर एबल टू वर्क एंड आर विलिंग टू वर्क आर गेटिंग वर्क। जो लोग काम करने के इच्छुक हैं, काम करना चाहते हैं, सबके पास काम मौजूद है, फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, बट फुल एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ देयर ऑलवेज एग्जिस्ट सम डिग्री ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कॉल्ड नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। बट बच्चा, फुल एम्प्लॉयमेंट होने के साथ साथ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेरोजगार होते हैं, उसे हम बोलते हैं नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। क्यों होता है वो भी सुन लो। दिस अकर owing to the fact there are constant change in the supply demand parameters in the economy। क्यों होता है, क्योंकि यार इकोनॉमी के अंदर डिमांड सप्लाई पैरामीटर्स आमतौर पे चेंज होते रहते हैं, जिस वजह से कुछ लोग बेरोजगार होते हैं। देखो, एंड एडजस्टमेंट टू दिस चेंजेस टेक्स टाइम, और इन एडजस्टमेंट्स को करने के लिए, डिमांड सप्लाई पैरामीटर्स को एडजस्ट करने के लिए कुछ समय लगता है, कुछ समय के लिए बेरोजगार होते हैं। ठीक है, while adjustments are occurring some people continue to remain unemployed। जब ये एडजस्टमेंट होती है ना, तो कुछ लोग बेरोजगार होते हैं, जिसे हम बोलते हैं नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक, एक और चीज देखो, आओ जरा, अभी ये भी समझ लो, क्या सिचुएशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट डज नॉट मीन ए सिचुएशन ऑफ जीरो अनएम्प्लॉयमेंट। ये बात तो समझ गए ना, एक्सप्लेनेशन क्या देनी है, वही वाली, वही कौन सी, नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट वाली। ठीक है, तो फुल एम्प्लॉयमेंट का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि इकोनॉमी के अंदर जीरो अनएम्प्लॉयमेंट है। इकोनॉमी में हमेशा कुछ ना कुछ नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट पाया जाता है। कौन सा, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, और ये नेचुरल कितने टाइप का है, एक है फ्रिक्शनल, दूसरा है स्ट्रक्चरल। इसे भी देख लो। देखो, सिंपल से टॉपिक है, सबसे पहले आओ फ्रिक्शनल, दूसरा है स्ट्रक्चरल। दोनों की ही डेफिनेशन गार्डनर के द्वारा दी गई है। ठीक है, तो फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल को ध्यान रखने के लिए गार्डनर को ध्यान रखना। कौन से होते हैं फ्रिक्शनल, वो सुनो। देखो, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट इज द अनएम्प्लॉयमेंट एसोसिएटेड विद द चेंजिंग ऑफ जॉब्स इन डायनेमिक इकोनॉमी। डायनेमिक इकोनॉमी के अंदर जब आप जॉब चेंज करते हो ना, तो आप बेरोजगार हो जाते हो, उससे बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, स्ट्रक्चरल समझ लो। स्ट्रक्चरल का मतलब वैसे भी समझ में आ रहा है, इकोनॉमी के अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस, या फिर जब कोई इंडस्ट्री हमें लंबे समय तक मना करे कि भाई हमारे पास अभी काम मौजूद नहीं है, वो भी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे भैया रॉ मटेरियल खराब हो जाए, दो चार मशीन खराब हो जाए, क्या होगा, कंपनी मना करती रहेगी, भाई अभी नहीं है काम, अभी नहीं है काम, अभी नहीं है काम। क्या है, स्ट्रक्चरल। ठीक है, चलो दोनों के पढ़ भी लो, एग्जाम्पल भी पढ़ लो। सबसे पहले फ्रिक्शनल पर आओ। देखो, इट अराइजेस ड्यू टू इमोबाइलिटी ऑफ लेबर। लेबर जब एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाती, किसी भी कारणवश, मान लो बाढ़ आ गई, कुछ समय के लिए पानी भर गया, ठीक है, तो लोग एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पा रहे, फ्रिक्शनल। देन शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, भाई रॉ मटेरियल की कमी आ गई। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, भाई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की तुम्हें जानकारी ही नहीं थी, कोई नॉलेज ही नहीं थी। शॉर्टेज ऑफ पावर, भाई इलेक्ट्रिसिटी वगैरह नहीं है, डीजल नहीं है। वियर एंड टियर ऑफ मशीन्स, मशीन खराब हो जाती है। टेंडेंसी ऑफ द वर्कर मूव फ्रॉम वन जॉब टू अदर, जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, वो भी क्या है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ऐसे ही स्ट्रक्चरल भी है। आओ जरा इसके भी एग्जांपल देख लेते हैं। तो होता क्या है, पहले तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इज द अनएम्प्लॉयमेंट रिजल्ट फ्रॉम द लॉन्ग टर्म डिक्लाइन ऑफ सर्टेन इंडस्ट्री। ये याद रखना, ठीक है, लंबे समय तक जब कोई इंडस्ट्री मना करती है तो वो, जैसे some other factor of production other than labor are in short supply। लेबर के अलावा जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनकी कमी होना। ठीक है, इसके अलावा when labors are lack expertise of new emerging industry, भाई नई इंडस्ट्रीज आई, न्यू मशीन्स आई, उनके लिए लेबर एक्सपर्ट नहीं है, लेबर काम नहीं कर पा रही है, तो भाई कंपनी तो मना करेगी ना लंबे समय तक कि पहले काम सीख लो। उसके बाद when there is change in the production technique, जब आप प्रोडक्शन टेक्निक में चेंज कर दो, टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए, तब भी कुछ लेबर को कंपनी लंबे समय तक मना करती है, जिसे हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट।
तो यार उम्मीद करूंगा छोटे छोटे टाइप्स समझ आ गए होंगे। बच्चा कितने टाइप्स पढ़े, कितने टाइप्स पढ़े एक बार ध्यान दो। सबसे पहला देखो इक्विलिब्रियम के दो टाइप पढ़े थे, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम से हटके फिर हमने दो प्रकार के टाइप पढ़े, वॉलंटरी, इनवॉलंटरी। उसके बाद दो प्रकार फिर पढ़ा, फुल एम्प्लॉयमेंट और नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। और नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट के दो टाइप पढ़े थे, फ्रिक्शनल और आपका स्ट्रक्चरल। ठीक, बेसिक से छोटे से कॉन्सेप्ट अभी हमने पढ़े हैं। इसके बाद ध्यान रखना अब स्टार्ट होगा पहली प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड, बट अभी नहीं यार, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आज की क्लास फिलहाल इतना ही। पीडीएफ कर लेता हूं सेव, मिलेगी कहां, झांसी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स प्ले स्टोर ऐप पर। ठीक है, बाकी बच्चा लोग वीडियो पसंद आई हो, चैप्टर समझ आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। टाइम पास वाली जितनी भी चीजें हैं वो सब पे ज्वाइन कर लेना। पीडीएफ वगैरह चाहिए हो, कंप्लीट कोर्स चाहिए हो तो प्ले स्टोर ऐप झांसी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स डाउनलोड भी कर लेना। चलिए बच्चा, तो फिलहाल आज की क्लास अटेंड करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में।